नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, नमस्कार। आज मैं आप लोग को फिर से आरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि अ, एक मैं पॉडकास्ट दिखाऊंगा आप लोग को। कोई यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, नीतीश राजपूत करके नाम है उनका। उन्होंने एक पॉडकास्ट बनाया है, पॉडकास्ट नहीं, एक मतलब एक रिजर्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है उन्होंने। और कुछ बातें आपको मैं उनकी सुनाऊंगा। आप लोग उनकी बातें को बड़े ध्यान से रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर सुनिएगा। और कुछ उनकी बातों को मैं सुधार करना चाहूंगा, सारी बातें नहीं, ताकि आप लोग कुछ बातें उनकी सुन के और मेरी भी सुन के, जब दो इंसान बात करते हैं, जब दो इंसान एक अपने बातों को सामने रखते हैं, तो कुछ समझ में आती है बातें कि क्या सही है क्या गलत है। एक पक्ष, एक साइड से, वन साइडेड अगर आप किसी का बात सुन रहे हैं और वो एनिमेटेड फॉर्म में आपको दिखा रहा है, तो हमें लगता है कि वो बंदा या वो इंसान सही दिखा रहा होगा। तो उनकी बातों को, हालांकि मैं वीडियो एडिटिंग करने में टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, इतना वक्त नहीं रहता है मेरे पास में, क्योंकि बहुत काम है हमारे पास। लेकिन उनकी बातें को सुन के मैं उनका थोड़ा सा आपको पहले पॉडकास्ट दिखाऊंगा, आपको उनका वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी राय रखूंगा। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किया, तो हम क्यों भुगते। लेकिन यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। ये SC/ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, उसके बाद भी इसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि घरों की आम भाषा में आपने जरूर सुना होगा कि बेटा किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन कोई छोटी कास्ट से मत उठा लाना। आज भी आप देखोगे कि अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, जमीन की ओनरशिप हो या कुछ और हो, हर चीज में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट की है। हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रिजर्वेशन का सपोर्ट करते हैं, और उसी पार्टी के जो छोटे नेता हैं वो रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं, ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें। कि 1932 से आज तक कास्ट बेस्ड सेंसस लोगों के सामने नहीं लाया गया। गांधी जी का मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग इंटर कास्ट मैरिज करेंगे। समाज से निकलने का जो डर होता है वो बहुत ही बड़ा डर होता है। ये सिर्फ वही समझ पाएगा जो समाज से निकला हुआ है, या फिर ये असली राजपूत है। देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे आए दिन लोग आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे ये बहस जो है वो और तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटस देख के रिजर्वेशन देना चाहिए, और ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये हटा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 70 सालों से बैकवर्ड लोगों का स्टेटस नहीं सुधार पाया तो इसका मतलब कि ये जो टूल है ये काम का नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें क्यों मिले। सब अपने हिसाब से अपना अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बहस करता है, और जिसको नहीं मिलता है वो ज्यादातर इसके अगेंस्ट में बात करता है। आप अपने आसपास नोटिस करोगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा मोस्टली। अब देखिए, अगर ऑलरेडी कुछ मन बनाकर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है फिर आप हर्ट होंगे ही, क्योंकि इसमें मैं काफी कंट्रोवर्शियल चीजें डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मेरी इंटेंशन इसके पीछे बस इतनी है कि जब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी सही डिटेल्स हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज ना हो। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लेकर मैं कुछ लॉजिक्स और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपनी सोच बना सको। इससे पहले कि हम रिजर्वेशन डिस्कस करें, कुछ डेटा डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है, ताकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझने में आसानी हो। देखिए, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ SC हैं और 10 करोड़ ST हैं। यानी कि SC की पॉपुलेशन 16.63% है टोटल पॉपुलेशन की, और ST की पॉपुलेशन 8.61% हुई। OBC के डेटा को लेके काफी कंट्रोवर्सी है, वो अभी आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मंडल कमीशन के हिसाब से OBC की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 52% है, और NSSO के सर्वे के हिसाब से 41% है। तो मोटा मोटी अवेलेबल डेटा से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास है, और बाकी जो बचे हैं वो 25% वो जनरल कास्ट है। वहीं इस पॉपुलेशन में से रिजर्वेशन की बात करें तो SC की पॉपुलेशन 16.63% है, और उनको 15% रिजर्वेशन मिला है। और ST की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन 8.61% है, और उनको 7.5% मिला हुआ है। और OBCs की पॉपुलेशन 52% है, उनको 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास में से 50% को रिजर्वेशन मिला हुआ है। और अभी जो 10% EWS मिलता है उसकी बात हम आगे करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है।
आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो। और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है और इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा? अब देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? जो छोटा बच्चा है, जो चल नहीं सकता, उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप घर में मान लो कि घर में 2 भाई हैं, अगर किसी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी? या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दोगे जब तक वो ठीक ना हो जाए? ऐसे ही अगर आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और एक सीट खाली है वहां पे, तो उस टाइम पर जो पहले पहुंच जाता है वो बैठता है या फिर कोई फीमेल या बुजुर्ग आदमी होता है उसको आप सीट देते हो? देखिए, जब हम अपने घर की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि हम घर में भी किसी को कम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये प्रायोरिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, जिसकी वजह से इक्वालिटी आती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। और हमें रिजर्वेशन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम परिवार के बाहर निकलते हैं हम बाकी लोगों को बाहरी समझते हैं। जब हम अपने घरों में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अनसेड कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो घर के अंदर। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें, लॉजिकली भी देखें तो रिजर्वेशन एक मजबूरी है। अगर आप घर का एग्जाम्पल लो, किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट में हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट में हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में फर्क नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से चीजें मैनेज करके सबको साथ में लेकर चलता है। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है और उसमें किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का एग्जाम्पल हमने देखा है कि वहां पे कैसे लोग नक्सली बन गए। रेड कॉरिडोर जो एरिया बोला जाता है, वहां पे बिजनेस वगैरह करने में कितनी दिक्कत आती है। नक्सली आज की डेट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर किसी एक स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दे तो आप देखिएगा कि वो एक स्टेट पूरे देश के लिए थ्रेट बन जाती है। यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि देश सबको साथ लेकर चलने से बनता है। वरना देश के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा हो जाता है अगर देश के अलग अलग कम्युनिटी देश के ही खिलाफ हो जाए। हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब तक हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप पेपर में तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो जाओगे लेकिन एक्चुअल में नहीं होगे। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इंडिया में कास्ट सिस्टम की जगह वन का सिस्टम था। पढ़ाई और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिवाइडेड था। हर जगह ऐसे ही था, इंडिया के बाहर भी ऐसे ही था। अगर आप इंडिया के बाहर नाम सुनते होंगे स्मिथ वगैरह, तो उनका भी नाम उनके काम के हिसाब से ही पड़ गया था। स्मिथ जो थे वो लोहार को बोला जाता है। अगर उस टाइम पे सबको पता होता कि एजुकेशन से ज्ञान आएगा और जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा वही रूल करेगा, शायद सिचुएशन अलग होती। लेकिन काम के बेसिस पर ये डिवीजन हुआ और आगे चलकर जिसके पास राज और एजुकेशन थी वो बड़े होते गए, बढ़ते गए और अपने हिसाब से रूल सेट करते गए और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज हम भली रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों साल से था। वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि इंडिया की रोड्स तक पे 100% रिजर्वेशन था। बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत के भी टाइम पे लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, जिसको छूना अलाउड नहीं था वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसान ही नहीं माना जा रहा था। जानवरों से भी बदतर हाल किया गया था। जानवरों से दूध पिया जा रहा था, उनको दूध पिलाया जा रहा था, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा था, लेकिन इंसान को छूना अलाउड नहीं था। और जब छूना अलाउड नहीं था तो वो ना तो पढ़ सके, ना उनको नौकरियां मिल सकी, और इस वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती गई। जनरेशन टू जनरेशन यही चलता रहा। लेकिन इस चीज को बिना समझे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होते हैं।
कुछ लोग तो आम भाषा में बोल देते हैं कि जीन्स स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों के। आपने अपने आसपास बातों बातों में सुना होगा कि आप लगते नहीं हो कि आप एससी हो, या फिर आप एसटी नहीं लगते हो, या फिर ये असली राजपूत है। ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन दिखाती है कि हम अंदर सोचते क्या है। जबकि असल बात यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों साल तक अपॉर्चुनिटी छीनी गई है, इस वजह से वो हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब यूएस की बात करें तो वहां पे जो गोरे हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ज्यादा हैं ब्लैक के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्लैक कम कैपेबल हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पे भेदभाव हुआ है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया की, तो जो इंडिया के शिल्पकार थे ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे। बाहर के देशों से लोग देखने आते थे कि यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिक्स कर रहे हैं ताकि जंग ना लगे। पीतल के बर्तन बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से ये लोग जानते थे, जबकि बाहर के लोगों को सोने और पीतल में डिफरेंस तक नहीं पता था। वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अतारी, आज की लैंग्वेज अगर यूज होती तो ये सारे दलित थे। जैसे जैसे भेदभाव शुरू हुआ ये लोग पीछे होते गए। आप किस कास्ट में पैदा हुए हो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लोग आज इतनी बात करते हैं। जब वो स्कूल में गए थे तो उनको अपनी खुद की बोरी घर से लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि उनको क्लास के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बाहर बैठ के पढ़ते थे। पानी भी प्यून दूर से देता था। जिस दिन प्यून नहीं आता था उनको पानी नहीं मिलता था। इस तरह की स्ट्रगल से लेके कैसे उन्होंने अपना नाम कमाया कि आज अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक में उनकी मूर्ति स्थापित है। ये कहानी काफी इंस्पायरिंग है और आपको भी जाननी चाहिए। और इसके लिए आपको बुक खरीदने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ऑडियो बुक सुन सकते हो। अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जहां से मैंने भी सुना है। और आप अपनी कन्वीनियंस से कभी भी इस ऑडियो बुक को कभी ट्रैवल करते हुए, गार्डनिंग करते हुए आराम से सुन सकते हो। इसके लिए आपको बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अगर आपको और फील्ड में इंटरेस्ट हो, जैसे हिस्ट्री, एजुकेशनल, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, तो आप अपनी पसंद से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और इस बार और ज्यादा नॉलेजेबल बनने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो पूरा होना ही है, क्योंकि कुकू एफएम पहली बार फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन 49 में। बस आपको मेरे लिंक पे जाकर ऐप को डाउनलोड करना है और कूपन कोड NR50 यूज करना है। तो गो एंड सब्सक्राइब द ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। एक तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पे उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया, उसकी 2-2, 3-3 ट्यूशन लगा दी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स भी खिलाए जा रहे हैं, सही टाइम पे उसको लैपटॉप मिल गया, वो अच्छे से लैपटॉप भी चलाना जानता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी स्कूल में बस नाम लिखवा दिया गया है, घर पे पैसे भी नहीं है इसलिए उसको काम पे भी जाना पड़ता है, आसपास का माहौल सही नहीं है, उसने लैपटॉप तो देखा तक नहीं है। तो इन दोनों में से अगर किसी की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, वही आगे बढ़ेगा। और फिर ये एक साइकिल बन जाता है। और ये चीज़ यहीं नहीं खत्म होगी, सेम चीज़ इनके बच्चों के साथ भी होगी। जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा, जो अनसक्सेसफुल है उसका खानदान उसी नेवर एंडिंग विशियस साइकिल में घूम। वीडियो क्लिप में उन्होंने, पहला वीडियो क्लिप है उनका, जो उन्होंने आरक्षण के बारे में एक दो एग्जाम्पल उन्होंने दिया। आप लोग ध्यान से सुने ही होंगे कि एक तो उन्होंने बात कहा है कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप अभी जो पॉडकास्ट सुने हैं, जो मैं पहला क्लिप लगाया हूं, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे को पहले पेरेंट्स लोग ट्रीट करते हैं, बड़े बच्चे को नहीं इतना ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चे को पहले देखते हैं। उनका सोच था कि पहले आरक्षण में जो छोटे कास्ट को हम लोग इतना नहीं उस तरीके से ट्रीट करते थे, बड़े जो कास्ट में होते थे वो उनका इस्तेमाल करते थे। तो घर में जो हम लोग अपने बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं ये आरक्षण को पैदा करता है, कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन को पैदा करता है, भेदभाव को पैदा करता है। हम अपने घर से ही ये शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, क्योंकि आरक्षण अपनी जगह है और बच्चे को ट्रीटमेंट करना, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो अपनी जगह है। वो एक फैमिली का पार्ट है, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को या बड़े भाई को, एक लड़के को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे लड़के को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा लड़का ही उनके खिलाफ हो जाता है, कैसा लगेगा? उनका कहने का मतलब यही था कि कैसा लगेगा। हालांकि कोई भी माँ बाप ज्यादातर परसेंट में अपने बच्चे से भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि वो फैमिली है, 9 महीना पेट में माँ रखती है, तो वो भेदभाव नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कहा
कि पहले जो एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जो छोटे कास्ट होते थे, निचले जाति के जो लोग होते थे, अपर कास्ट वाले लोग बोलते थे, उनके कमर पे एक झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो जैसे जैसे जमीन पे चलेंगे तो उनके पाँव के जो निशान है उस पे नहीं पड़ेंगे और वो साफ होते जाएगा तो अपर कास्ट वाला उस पे चलेगा। पहले जो ये ट्रेडिशन चलते हुए आता था, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और आज 2024 है, 2024 चल रहा है। पहले जो ये सब ट्रेडिशन चलते हुए आया, अपर कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब जो वर्ण और सिस्टम चलते हुए आ रहा है, इस सब सिस्टम का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है एक स्टूडेंट के लाइफ में। आज के डेट में आप लोग देखिए, जरा सोचिए, आप लोग एक SC ST भी हो और एक के जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिल रहा है, आज हर इंसान के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, हर इंसान के पास में जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, अनलिमिटेड डाटा है, हर इंसान अपने आप में एक एक्टर है। मेरे हिसाब से तो हर इंसान जब मन चाहा किसी का वीडियो बना लिया, जब मन चाहा कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने बातों को यूट्यूब के जरिए पहुंचा सकता है। मेरे जैसा इंसान अपने बातों को यूट्यूब पे पहुंचा सकता है, दे रख सकता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं क्या सही है क्या गलत है, जनता जनार्दन होता है। हमें तो घर में यही सिखाया गया, स्कूल में यही पढ़ाया गया, जनता जनार्दन जनार्दन होते हैं। जनार्दन यानी भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो किसी के फादर टेलर थे, किसी के फादर मोची थे, किसी के फादर पंडित थे, किसी के फादर ऑफिसर थे, है ना। तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हम लोग जब एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ बोर्ड का मार्क्स आता था, एक साथ ही यूनिट टेस्ट का मार्क्स आता था, उसमें क्लास में जो ब्रिलियंट बच्चा होता था और जो पढ़ता था यूनिट टेस्ट वगैरह, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या अभी भी जो स्कूल में पढ़ाई होता है, तो उसमें तो भेदभाव नहीं होता था पढ़ाई लिखाई में। लेकिन अब जो रिजर्वेशन कंपटीशन का ये जो हो गया है सिस्टम, जो बच्चे कंपटीशन का जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिल रहा है, हालांकि आपको किसी भी चीज में रिजर्वेशन रखना है, मैं शुरू से बोलते आया हूँ, किसी भी चीज में आपको आरक्षण रखना है आप रखिए, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के मामले में से आरक्षण हटा दीजिए। आपको अगर पॉलिटिक्स राजनीति लड़ना है तो आप उसमें आरक्षण रखिए, किसी के प्रमोशन में अगर आपको आरक्षण रखने का बहुत शौक है तो आप उसमें आरक्षण रखिए। लेकिन आप जो है पढ़ाई लिखाई से, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जो बच्चे जैसे अभी नीट का एग्जाम में अभी सवाल उठ गया है कि NTA ने कैसा नीट का एग्जाम करवाया, उसमें भी अभी जैसे जनरल कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ्स निकलते हैं और उस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से ये रिजर्वेशन का जो बात पढ़ाई लिखाई में लागू होता है उसको हटा देना चाहिए। आपके पिछले वक्त में छोटे जात के साथ में हम लोग ने क्या ट्रीट किया या अपर कास्ट ने क्या ट्रीट किया, वो नियति है, वो नियति पे छोड़ दीजिए। अब तो ट्रीट नहीं होता है। पहले क्या, अभी भी क्या, जो छोटे जात के होते हैं, चमार दुसाद होते हैं या कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई छोटे कास्ट में है, अगर मैं बताऊं आपको, अब भी तो ट्रीट ऐसा नहीं होता। क्या ट्रीट होता है? आज उनके बच्चे भी पढ़ते हैं कॉलेज में, आज उनके बच्चे भी जाते हैं। हाँ, फी कम कर सकते हैं आप, स्कूल का फी कम कर दीजिए, कोचिंग का फी कम कर दीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं भाई, आज भी तुम चले जाओ पुराने गांव में, चले जाओ, देख लो कि वो लोगों के पास में फोन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेट नहीं है, पहाड़ी इलाका में चले जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे फादर जो है पैरामिलिट्री में है, और जहां जहां उनका ट्रांसफर हुआ अभी तक, कम से कम मैं 24 नहीं तो 25 स्टेट्स में मैंने पढ़ाई किया है। मैंने 24-25 स्टेट्स में उनके साथ मैंने रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ और ब्रॉटअप हुआ हूँ, मैं पला बड़ा हूँ। तो मैंने जो चीज देखा, और जब अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार काम कर रही है, मैंने जिसमें देखा, गांव से लेके, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव से मैंने गांव और कस्बे में मैंने देखा है, हर बच्चे के पास में फोन है, हर पेरेंट्स के पास में फोन है, और जिनके पास यदि फोन नहीं है, नेट नहीं है, तो जो टीचर्स पढ़ाई करवाते हैं कोचिंग का, उन्होंने ऑफर दे रखा है
या देना चाहिए, जिन्होंने नहीं दिया ये देना चाहिए कि हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, इतने फी में पढ़ाएंगे, आपके पापा ये काम करते हैं तो हम फी कम कर देंगे या फी नहीं लेंगे। कुछ तो ये क्राइटेरिया कोचिंग वालों के तरफ से या स्कूल वालों के तरफ से या इंस्टीट्यूशन के वालों के तरफ से जो पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, जो फैसिलिटी देते हैं, वो देना चाहिए बच्चों को। ये मैं मानता हूँ। अगर ये भेदभाव हो रहा है, किसी के माँ बाप फी नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज इतना करना चाहिए। फादर और मदर और फैमिली का बैकग्राउंड जज करके देख के उस हिसाब से फी का जो मापदंड होता है, क्राइटेरिया लेने का होता है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ये सब SC ST OBC पे या जनरल कैटेगरी वालों पे लागू करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आप फी और फी तक के लेने के मामले में ही रहिए, उसके आगे आप कट ऑफ में क्यों चले जाते हैं? मतलब कि आप SC ST OBC वगैरह सबको आप पढ़ाई लिखाई में भी छूट दे रहे हैं कि आप 50% ले आइए, 100 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जनरल कैटेगरी वाले 97% लाइए तभी सिलेक्शन होगा, वरना कोई आप सोचिए भी मत कि आपको इस फील्ड में जाना है। UPSC जैसे एग्जाम में आपको इस फील्ड में अब एक लेयर बना दिया गया है, इंसान के द्वारा बनाया है। भगवान ने तो वर्ण बनाया था, वर्ण अलग चीज है, कास्ट अलग चीज है। वर्ण को कास्ट के साथ मिक्सअप मत कीजिए। आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो बाय कास्ट ब्राह्मण हूं, फिर भी मैं आप लोग का सपोर्ट में बोल रहा हूं कि कास्ट सिस्टम तो इंसान ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। इंसान ने कास्ट सिस्टम बनाया है, भगवान ने वर्ण बनाया है। भगवान ने वर्ण बनाया है, लेकिन वर्ण भेदभाव के बिना बनाया था। जैसे पढ़ाई लिखाई में कास्ट सिस्टम में कट ऑफ देते हैं आप लोग, ये कास्ट सिस्टम आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप कोई ऐसे बच्चे को आप फैसिलिटी दे रहे हैं जिसके पास फी नहीं है, गरीब है, और वो भी सेम बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वही पानी पी रहा है, वही अपर बच्चों के साथ खेल रहा है, और अपर बच्चा भी वही कर रहा है। अब बात आ जाती है कंपटीशन की, अब आती है एक्चुअल कंपटीशन की। अब देखना ये है कि जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम में अपर कास्ट का बच्चा आगे आ रहा है या लोअर कास्ट का बच्चा आगे आ रहा है। अब ये परीक्षा हुआ, अब इसको सही मायने में परीक्षा कहते हैं। कट ऑफ एक होना चाहिए, जो सक्षम है, जिसमें कैपेबिलिटी है, वो जाके एग्जाम क्वालिफाई करेगा। यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 91 मान लीजिए अगर कट ऑफ है, तो 91 यदि जनरल आदमी को आ रहा है और 91 यदि SC ST आदमी को भी आ रहा है, तो जो उस कट ऑफ को पार कर पा रहा है वही हकदार है, उसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 91 जनरल वाले को लाइए और 50% SC ST को ले आइए, तब वो SC ST को नौकरी मिल जाएगा, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी या फैसिलिटी मिल जाएगा हर एक चीज का, और अपर कास्ट को नहीं मिलेगा, तब भी ये भेदभाव हुआ। तब तो ये छोटे कास्ट वाले लोग भेदभाव कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति, ये लॉ एंड ऑर्डर सब भेदभाव कर रहा है, इसका मतलब। तब ये जिंदगी में भेदभाव खत्म नहीं होगा। बात करते हैं हम लोग भेदभाव के ऊपर में, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग थोड़ा सोचिए। अभी नितिन राजपूत के जो ये वीडियो में बताया कि अपर कास्ट वाले लोग छोटे कास्ट को बोलते थे कि झाड़ू को लेके ऐसे साफ सफाई कमर में बांध के रखो ताकि पैर तुम्हारा किसी चीज में टच नहीं होना चाहिए, साफ करते हुए जाओ। क्या आप लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में ये सब दोबारा उसी चीज को इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं क्या? जरा आप सोचिए। पहले के समय में लोग, बड़े कास्ट लोग, अपर कास्ट लोग जो छोटे कास्ट के साथ जो जो भी ट्रीटमेंट किए, जितना भी बुरा से बुरा मैं मान लेता हूँ बर्ताव किए, तो क्या इस जमाने में 2024 में वही चीज को इनडायरेक्टली नहीं अप्लाई किया जा रहा है क्या छोटे कास्ट के द्वारा? कि नहीं भाई, अपर कास्ट को तो इतना नीचे गिरा दो कि वो अपर कास्ट बोलने लायक नहीं हो, छोटा कास्ट अपर हो जाएगा और अपर कास्ट डाउन आ जाएगा, तो बात तो वही रह गई। फिर कास्ट सिस्टम खत्म कहाँ हुआ? छोटा कास्ट अपर हो जाएगा और अपर कास्ट डाउन हो जाएगा, ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा, शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, तब भी तो ये बैलेंस नहीं हो पाया ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट या लॉ एंड ऑर्डर, एक तराजू रखा रहता है ना जिसमें इंसाफ होता है, बराबर होना चाहिए, बराबर बैलेंस। इसमें तो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। ये चीज आपको सोचना चाहिए। और अगर वाकई आप में टैलेंट है, वाकई आप में दम है, कहते हैं माँ का जिसने दूध पिया है दम है, तो आओ। मैंने तो देखा है कि कितना छोटा कास्ट भी जनरल इतने मार्क्स लाके टॉप किया है।
तो ये जो सिस्टम है, अगर आप में वाकई टैलेंट है आपको नौकरी मिलेगी, वाकई आपको टैलेंट है तो इसमें कट ऑफ सिस्टम लाने की क्या जरूरत है। ये सब तो नेता को वोट मांगने का तरीका है, ये सब तो अपने पार्टी को बढ़ावा देने का तरीका है। आज नरेंद्र मोदी जी ओबीसी में आते हैं, क्या वो नेता नहीं बने क्या? क्या वो बड़े मंदिर में पूजा नहीं करते हैं क्या? उनको मना कोई कर देगा क्या? लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में स्टूडेंट को अपना नेता के बारे में उनके भविष्य के साथ, क्योंकि वो आजकल का जो यंग जनरेशन होता है, आप उसका बेस खराब कर रहे हैं अपने राजनीति और अपने पैसों के लिए, आप उसका भविष्य खराब कर रहे हैं और भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ये भेदभाव हम लोग पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भेदभाव जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर निकाल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वही भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आज मेरा भी कोई दोस्त एससी एसटी में आता है, ओबीसी में आता है, तमाम हजारों दोस्त है मेरे, और वो भी मेहनत कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में। कट ऑफ यदि एक होता तो दोनों का सिलेक्शन हो जाता, या जिसका हकदार होता उसका। लेकिन उसका हो जा रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जनरल जनरल कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरा नहीं हो पा रहा है और उसका कम मार्क्स पे हो जा रहा है और लोग उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये तो भेदभाव मैंने पैदा किया या मेरे विचार में पैदा हुआ, ये सिस्टम को मैं ब्लेम करूं? मैं किसको ब्लेम करूं बताइए? इसमें मेरे जैसे बच्चों की क्या गलती? मैं किसको ब्लेम करूं? मैं किसको बोलूं जो मेरी बातें को सुनेंगी? जब आरक्षण के बारे में संशोधन होते रहा, इसमें एक और चीज होता गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया गया कि जब वो स्कूल में जाते थे तो उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता था। हम सब पढ़ते हुए आए हैं, मैं भी पढ़ते हुए आया हूँ, है कि नहीं, स्कूल कॉलेज से, और अभी तक मैं पढ़ते हुए आया हूँ कि बेचारे के साथ में कितना भेदभाव हुआ। लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा के दम पे आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए, उन्होंने 10 साल के लिए बनाया और ये सिस्टम आज तक लागू हो रहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भैया तुम लोग कट ऑफ जो है एकदम भेदभाव करके ही रखना, या उनके दिमाग में उनके मन में क्या था ये हम लोग को तो नहीं पता, वो क्या सोच के बनाए कि नहीं नहीं एक बार बस बन जाना चाहिए, उसके बाद तो ये लागू ही होते रहेगा। एक बार बन जाना चाहिए कोई, तो उसके बाद आवाज नहीं उठाएगा। जनरल वाले के पास में तो हिम्मत ही नहीं है बोलने की, बस रोना, रोते हैं, रो ही सकते हैं। रोने के अलावा जनरल वालों को आता ही क्या है, क्योंकि जनरल वालों के पास तो बुद्धि है, वो तो उठ ही जाएंगे। ये तो जनरल वालों की कमी हुई ना, अपर कास्ट को कमी हुई ना, जो आवाज नहीं उठाते हैं। छोटे कास्ट को बोलते नहीं नहीं 5 ही मार्क्स का तो डिफरेंस, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है 5 मार्क्स का भी। आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो जो जज जजमेंट करता है वो कौन से कास्ट का है? जो जस्टिस जजमेंट देते हैं वो कौन से कास्ट का है? उनको कितना कट ऑफ मार्क्स पे वो जज का एग्जाम पास करके आए हैं? कोई डीएम बन गया, पीएम बन गया, वो कौन से कास्ट का है? तो डिसीजन मेकिंग कैसे होना चाहिए? कौन करेगा इसको डिसीजन मेकिंग? ये सिस्टम कैसे बदलेगा? क्या यही भेदभावपूर्ण होगा? एग्जाम बैरियर नहीं है। आप एग्जाम निकाल लीजिए, कोई छोटा कास्ट वाला एग्जाम कम मार्क्स पे बन जा रहा है आईएएस आईपीएस, तो क्या जनरल कैटेगरी उसका हकदार था, उतना मार्क्स उससे ज्यादा आ रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या वो बच्चा आने वाला उसका जनरेशन उस आईएएस आईपीएस का इज्जत कर पाएगा दिल से? कभी दिल से इज्जत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप लोग भेदभाव करने खत्म करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हाँ, सिख ईसाई की बात करते हैं, जो भेदभाव खत्म कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। ये भेदभाव हम लोग खत्म भी करना चाहेंगे ना, तो खत्म हो पाएगा? हाँ, मेंटली लेवल पे खत्म हो पाएगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरी बच्ची है, जो जनरेशन है, वो जनरेशन कम से कम पढ़ाई लिखाई से होता है ना कंपटीशन। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में देते हैं, आप फी माफ कर दीजिए, माँ बाप क्या कमाई होता है उनका, क्या जो प्रोफेशन है उस हिसाब से आप सोचिए कि किससे कितना फी लेना है। अब आप बोलिएगा कि पढ़ाई लिखाई का कंपटीशन में भी हम कट ऑफ दे देते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बना देते हैं, और कट ऑफ के नाम पे या एक दया भाव के नाम पे हम जनरल वालों को भीख में ईडब्ल्यूएस दे देते हैं। जिनके फादर 8 लाख सालाना से कम कमाते हैं तो जनरल वालों को 10% दे देते हैं, एससी एसटी वाले को 50% दे देते हैं, ओबीसी वाले को इतना परसेंट दे देते हैं। ये तो आप अपने राजनीति और मतलब गेम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ गेम खेल रहे हैं। ललन टॉप का एक कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पे आया था, आप देखिएगा, मगध महिला कॉलेज में शायद वो लोग गए थे न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो जो उसमें एक ललन टॉप के जो ऑनर हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, त्रिपाठी जी जो है, शायद त्रिपाठी नाम है, उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से पूछा, बहनों से पूछा कि आरक्षण
के बारे में आप लोग कुछ बोलिए, क्या ये भेदभाव हो रहा है, कैसे ये हटेगा। एक बच्ची और दो बच्ची, लगभग बच्ची ने कहा कि बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, क्योंकि नीट के एग्जाम में मेरा जितना परसेंट आया, मेरी फ्रेंड को भी उतना ही परसेंट आया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं आज मगध महिला कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ऐसे तमाम बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और अपने मन को मार के कोई भी जनरल कैटेगरी वाले से आप बात कीजिएगा ना, मैं तो बहुत लोगों से पूछा, कम से कम हजारों लोगों से पूछा, सब त्रस्त हैं, सब फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जमीन जायदाद तो है ही, माँ बाप तो कर ही देंगे, ईडब्ल्यूएस तो है ही, 5-10 मार्क्स से क्या हो जाता है। अरे भैया, 5-10 मार्क्स का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है। यहाँ पे आपके साथ भविष्य में जो एक आगे का जो एक मतलब समझिए कलयुग आने वाला है, घोर कलयुग, उसमें मार काट हो जाएगा। मार काट इसलिए हो जाएगा, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं छोटा कास्ट है, तो ये कास्ट सिस्टम कैसे खत्म होगा पता है आपको? पढ़ाई लिखाई में कट ऑफ एक कीजिए। मैं कह रहा हूं आपको, शिक्षा, B.R. अम्बेडकर जी का ही कोटेशन है, मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जो कास्ट सिस्टम में जो कट ऑफ कंपटीशन के लिए बनाया गया है, उसमें SC ST OBC सबको आप कम कट ऑफ में भी सिलेक्शन ले लीजिए, और अपर कास्ट का जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसको आप ज्यादा कट ऑफ में रखिए। तो ये तो शिक्षा शिक्षा जब किसी को अच्छा मिलता है तो वो टीचर बनता है। पॉलिटिक्स, अरे कोई भी आदमी कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, IAS हो, IPS हो, पॉलिटिक्स हो, MLA हो, MP हो, जज हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, जो भी हो, लेकिन वो स्कूल और कॉलेज के पढ़ने के बाद ही बनता है ना, कोई एग्जाम कंपटीशन देने के बाद ही बनता है ना। मान लीजिए अगर वो कंपटीशन भेदभाव से बना है, और मान लीजिए वो कंपटीशन अगर भेदभाव नहीं रहता, तो हम लोग उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं ना उनको, हम लोग उस तरीके से उनको सोचते हैं ना, फिर हम लोग भी उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हालांकि मेरे फादर साहब ने मेरे घर में किसी ने नहीं सिखाया कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव करो, या भेदभाव करके दुनिया नहीं चल सकता ना, क्योंकि आप जिस राशन का दुकान खाते हैं वो बनिया है, अब उसके हाथ का मत खाओ। किसी के यहाँ आप जाते हो, शादी विवाह अलग चीज हो गया। शादी विवाह में भी एक बंधन होता है कि अपर कास्ट किस हद तक कर सकता है विवाह। ये सिस्टम किसने बनाया? ये हम लोग ने नहीं, एक वेद ने बनाया, हमारे पुराण ने बनाया, ये लिखा हुआ है। हम लोग जिस सिस्टम में जो जिस चीज को मानते हैं ना, एक ब्राह्मण किस हद तक कौन से कास्ट तक कर सकता है विवाह, एक राजपूत किस कास्ट में विवाह कर सकता है, ये चीज लिखा हुआ है। ये तो हमारे पंडित और गुरुजन जो हैं ये अनाप शनाप बना रहे हैं कि कोई भी कास्ट में कुछ भी कर सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, एक लिमिटेशन होता है। अब कोई आपको बोलेगा कि आसमान से आप कूद जाइए धरती पे बिना कोई सेफ्टी का, हम बच जाएगा, मंत्र पढ़ लीजिए मंत्र बच जाएगा, ऐसा थोड़ी ना सिस्टम होता है। सबका एक लिमिट होता है कि आप इतना से इतना जंप कीजिएगा तो आप बच सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? तो पढ़ाई लिखाई एक माता, कहते हैं माता जननी होती है। सरस्वती माँ की पूजा करते हैं हिंदू वाले, और मुस्लिम वाले सब भी अल्लाह ताला का पूजा करते हैं, क्रिश्चियन भाई भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, मैं तो 11-12 साल नॉर्थ ईस्ट में रहा, देखा मैं सिस्टम, कास्ट सिस्टम भी देखा, सब कुछ सिस्टम देखा। वहां के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आप लोग नहीं नहीं एक गिलास में पानी नहीं पीना है तो भेदभाव, दुनिया नहीं चल पाएगी। तो आप लोग क्या बदला ले रहे हैं? क्या आप लोग उसको शिक्षा के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से बदल रहे? मान लीजिए कि एक पल के लिए मैंने माना, जितने भी जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, एक पल के लिए मान लीजिए जितने भी जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे आने वाले समय में मान लीजिए SC ST के जैसा हो गया। ठीक है, एक पल के लिए मान लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई में वो फिसड्डी हो गए, गए गुजरे हो गए, उनका फैमिली सड़क पे आ गया, क्योंकि वो बन नहीं पाया, उसका भविष्य खत्म हो गया, वो कुछ जीवन में कर नहीं पाया, उसका बच्चा कट ऑफ इतना हाई था, मान लीजिए वो धीरे धीरे SC ST बन गया। ठीक है, और SC ST वाले के बच्चे बहुत अपर बन रहे हैं, कोई बैंक का मैनेजर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, कोई देश को चलाने वाला बड़ा बड़ा MLA MP बन रहा है। ठीक है, तो ये तो फिर रिवर्स हो गया ना, मतलब जो जैसा का तैसा, जैसे थे हम वैसे ही हो गए, दुनिया गोल हो गई, जैसे थे हम वैसे ही हो। ये तो लड़ाई मारकाट चल ही रहा है। ये सिस्टम खत्म कैसे होगा जानते हैं आप? ये सिस्टम खत्म होगा, पढ़ाई लिखाई में एक कट ऑफ रखिए, तब इज्जत आएगी दिल से। पैसा कमाना आजकल बिजनेस लोग खोल लेता है, देखते नहीं अपर कास्ट को, नहीं हम अपर कास्ट। मैं बैंगलोर में था, वहां पे मैं पढ़ाई करता था साइंस का। तो एक मेरा दोस्त था,
वो सबको बोलता था मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्राप दे दूँ। मैं बोलता था यार ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, मिथिला का ब्राह्मण हूँ, तो तुम भी ब्राह्मण, ओडिशा का ब्राह्मण हो, तो तुम क्यों ऐसा बोलते हो दूसरों को कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ? हाँ, अगर तुम में इतना टैलेंट है तो तुम उसको उस चीज के पढ़ाई में लिखाई में उसको पीछे करके दिखाओ ना। तो मैंने उसको समझाया, उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन यही बात मैं छोटे कास्ट को बोलूंगा तो क्या उस चीज को मानेगा? एक छोटा कास्ट वाला लोग मुझे बोला कि यार सरकार मुझे फैसिलिटी देती है तो फैसिलिटी क्यों नहीं ले? अरे आप लीजिए ना, भर भर के फैसिलिटी लीजिए, लेकिन फिर आप उम्मीद क्यों रखते हैं कि अपर कास्ट वाला सब जो है छोटे कास्ट को उस नजर से देखेगा? डिस्क्रिमिनेशन हटाइए, लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं, फिर उम्मीद भी रखना बुरी बात है ना। उम्मीद भी मत रखिए। अगर इतना ही आप में कैपेबिलिटी है तो सरकार को आप लोग जो बोलते हैं मुझे रिजर्वेशन दो, मुझे रिजर्वेशन दो, ये बोलिए ना कि सबको कट ऑफ एक कर दीजिए, जो हकदार होगा उसको लेंगे। गरीब के जो बच्चे, जिसको माँ बाप जो भीख मांगते हैं, जिसके माँ बाप जो पंडिताई करते हैं, जिसके माँ बाप को इतना तनख्वाह नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों को फैसिलिटी दे कोचिंग वाला। कोचिंग वाला अपना पैसा पेट भरने के लिए क्यों कर रहा है? ये सिस्टम एक बना देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में एक नियम बना देना चाहिए कि कंपटीशन में कोई रिजर्वेशन नहीं हो, एक कट ऑफ हो। कहते हैं जिस नोट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गांधी जी वाला नोट, तो क्या नोट भी अलग अलग छाप हो जाए कि ब्राह्मण का नोट अलग हो, शूद्र का नोट अलग हो, वैश्य का नोट अलग हो? तब तो ये भी नोट जो पत्ती जिसके लिए हम लोग पैसा, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं लक्ष्मी पाने के लिए, तब तो उसमें भी भेदभाव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, ये भेदभाव खत्म करने का एक ही जरिया है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन का जो कट ऑफ है उसको बराबर कीजिए, और जो शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाइए। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कौन से कास्ट के थे या कौन से वर्ण के थे? पूरी जिंदगी उन्होंने ग्वाला में की। आजकल ग्वाला यादव लोग अपने आप को बोलता है। यादव किस में आता है? यादव ओबीसी में आता है। जो अच्छा फैमिली में है वो क्या जनरल में भी आता है। लगभग लोग ओबीसी ऐसे ही कुछ हो गए यादव सब। तो कृष्ण भगवान और कर्ण, कर्ण शूद्र पुत्र था, सूत पुत्र था, सॉरी, सूत पुत्र था, जबकि वो क्षत्रिय पुत्र था, लेकिन वो पूरी जिंदगी सूत पुत्र में रहा। सबको ये कहानी पता है। कहने का मतलब, कर्ण अपना आप को साबित किया अपने छल, अपने क्षमता से, अपने ताकत से उसने अपने टैलेंट को साबित किया। किया कि नहीं किया? ठीक है, फिर भी उसको हार मिली लास्ट में। और उसको जिंदगी भर दर्द मिला, जिंदगी भर दर्द मिला। माँ, और फिर माँ का प्यार नहीं मिला, उस राजपाट का जिसका हकदार था उसको वो हक नहीं मिला, पत्नी का हक सुख नहीं मिला। मतलब हर चीज से, मतलब एक जो लोअर कास्ट का जो सिस्टम होता है उसको पूरी जिंदगी बीता। परशुराम जी, जिनके उनके जो गुरु थे जो सिर्फ ब्राह्मण को सिखाते थे, उनको उनको सिर्फ शाप दे दिया कि तुम भूल जाओगे। हर चीज से उनको दुख मिलने के बावजूद वो मतलब अपने आप को साबित किए कि मैं कर्ण हूं, मैं हार नहीं सकता। लेकिन हार गए वो मैदान में, युद्ध के मैदान में। कृष्ण भगवान भी कोई अपर कास्ट के तो थे नहीं। वो लोग भगवान बनता है अपने कर्मों से ना। वो तो इंसान के रूप में दिखा रहे थे। तो वो यदुवंशी बोलता है लोग कोई, लेकिन हालांकि वो क्षत्रिय कोई बोलता है उनको कि उनके पिताजी तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का गुण था, लेकिन पले बड़े तो यदुवंशी में ही ना। तो वो अपने आप को देखिए, जन्म से पहले 7 भाई बहन, 7 भाई उनका मार दिया गया, उनकी प्रेमिका छूट गई, उनका द्वारपाट डूब गया, सब खानदान नष्ट हो गया, फिर भी वो जीत गए। क्यों? कर्ण और कृष्ण में क्या अंतर है कि कर्ण सब कुछ पाके भी हार गया और कृष्ण सब कुछ हार के भी जीत गए। कर्ण जो था सब कुछ पा लिया, उसको सब कुछ मिला लास्ट में, लेकिन वो हार गया। और कृष्ण सब कुछ हार के भी जीत गए, भगवान बन गए, जिनको हम लोग द्वारकाधीश पूजते हैं। कारण ये है कि कास्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे टैलेंट काम करता है। आपका कास्ट सिस्टम बैरियर नहीं है, समझे आप? ये इंसान की क्षमता होती है। लोग कहते हैं कि ये नीतीश राजपूत जी बोल रहे थे, नीतीश राजपूत जी जो बोल रहे हैं अपने इसमें चैनल में कि महाभारत के समय में एकलव्य बहुत ही क्षमतावान था तो अंगूठा मांग लिया गया। अरे भैया, अंगूठा मांग लिया गया, किसी का कुछ मांग लिया गया, किसी का सर मांग लिया, बर्बरीक जी का सर मांग लिया गया, तो
क्यों मांग लिया गया? क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को ही, क्षत्रिय को ही शिक्षा मिलेगा, छोटे कास्ट को नहीं मिलेगा। लेकिन एकलव्य अपने आप को साबित तो कर दिया ना भैया, साबित कर दिया ना वो कि मैं, हम किसी से कम नहीं है। हालांकि गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से भी गुरु को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका दंड मिला कि नहीं मिला, ये भी तो आप देखिए। आप द्रोणाचार्य को बोलते हैं, द्रोणाचार्य क्या जीवित बचे? द्रोणाचार्य क्या जीवित बचे? युद्ध के मैदान में क्या फायदा हुआ कि वो क्षत्रिय को ही और अपर कास्ट को ही ज्ञान दिए और छोटे कास्ट को ज्ञान नहीं दिए। फिर भी जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने कौरव का साथ दिया, पांडव का साथ नहीं दिया, नेगेटिविटी का साथ दिया, पॉजिटिविटी का साथ नहीं दिया, अन्याय का साथ दिया, न्याय का साथ नहीं दिया, गुरु होने के बावजूद भी। तो उनका तो मृत्यु लिखा हुआ था, उनको तो मृत्यु मिलना था। कहने का मतलब ये है कि आप गलत कीजिएगा तो आप लोग यहाँ ना लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेकिन न्याय का देवता तो ऊपर बैठा हुआ है ना। सबके अंदर में एक न्याय का देवता होता है, सबके दिल में एक न्याय का देवता है। वो न्याय का देवता, उसके साथ न्याय किया ना, दंड मिला ना। दंड द्रोणाचार्य जी को इसलिए थोड़ी ना मिला कि वो कौरव के साथ में बैठे हुए हैं, वो तो मिला ही, लेकिन इसलिए भी मिला कि वो भेदभाव करते हैं कि छोटे कास्ट को नहीं सिखाना, एकलव्य को नहीं सिखाना, अर्जुन को बहुत बड़ा धनुर्धर बनाना। अरे भैया, अर्जुन को धनुर्धर उसके काम ने बनाया। अगर अर्जुन वाकई ही धनुर्धर है, एकलव्य वाकई धनुर्धर थे, तो जो हक था उनको वो बनता ही। जरूरी थोड़ी ना है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ही सिलेक्ट किए। क्यों किए, किस लिए किए? कर्ण को भी कर सकते थे, युधिष्ठिर को भी कर सकते थे, भीम को भी कर सकते थे, लेकिन अर्जुन जी में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल था, मतलब वो बहुत ही दृढ़तावान थे, बहुत ही मैच्योरिटी थे, बहुत ही मैच्योर से भरे हुए थे, बहुत ही उनमें काम करने की क्षमता थी, वो ललक था उनमें। जो वर्ण सिस्टम बना है, जैसे कि ब्राह्मण पहले यज्ञ करते थे, क्षत्रिय युद्ध करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र सेवा करेंगे, ये जो सिस्टम भगवान ने बनाया है, भगवान के ही मुख से निकला है सब। ठीक है, सब अपने अपने वर्ण में विवाह करेगा, कौन किस हद तक विवाह कर सकता है, कौन किस हद तक विवाह नहीं कर सकता है, यहाँ तक वर्ण सिस्टम सही था। लेकिन जब इसको पढ़ाई लिखाई में ले आया गया, इसको कास्ट सिस्टम में ले आया गया, और हालांकि ब्राह्मण लोग जो बोलते थे अरे तुम तो अछूत हो, अछूत हो, तुम्हारा छुआ हुआ हम कैसे खाएंगे, ये सब सोच जो हावी हो गया ब्राह्मण पे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे दुनिया नहीं चलेगी। अगर ऐसा ही बात रहता तो कृष्ण भगवान कौन से जात के थे, और कृष्ण भगवान या राम भगवान सबरी के झूठे पैर क्यों खाते? जिन्होंने हमें बनाया, हम ही लोग उसके साथ भेदभाव करेंगे? ये तो गलत बात है ना। आज भी हम देखते हैं किसी के घर में मुस्लिम है तो उसको अलग पे, हालांकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ अलग कास्ट में ही सिर्फ ये डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको सही मायने में बताऊं, मैं जैसे अपने जिस समाज में रहता हूँ, मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, जिस मिथिला संस्कार में रहता हूँ, हमारे मैथिली में क्या होता है, ब्राह्मण फैमिली में, कि 7 8 9 क्या कि 12 तरीके का ब्राह्मण है। कोई आग शमशान घाट में ब्राह्मण जलाता है, तो कोई पूजा पाठ करता है, तो कोई श्राद्ध करता है, ऐसी करके ब्राह्मण में भी बटे हुए हैं। हमारे मिथिला के ब्राह्मण का बात कर रहा हूँ, हर जगह भी बटा हुआ है, उसमें भी बटा हुआ है, मतलब है ब्राह्मण वो भी, ठीक है, एक ही समाज में रहेगा, लेकिन उसमें भी बटा हुआ है कि नहीं, उसके जो छोटा ब्राह्मण जो श्राद्ध वगैरह सब करता है, उसके हाथ का हम लोग कुछ नहीं लेंगे, उसको समाज में नहीं रहना चाहिए, उसके बेटी और बहू बेटा के साथ विवाह नहीं कर सकते हम लोग। ये सिस्टम भी बना हुआ है, आपको पता है ये चीज? छोटे कास्ट वाले जब, जैसे कोई गुप्ता है मान लीजिए, या कोई अ, अग्रवाल है, ठीक है, और किसी अग्रवाल या गुप्ता के फैमिली, या कोई भी छोटे कास्ट का फैमिली, हरियाणा में मान लीजिए कोई है ना, जाटव है, जाट है, जो भी है, सिंह है, कोई भी छोटा कास्ट हो, राजपूत हो या जो भी, तो जिसके फादर मदर या जिसका फैमिली बहुत पैसे वाला है, थोड़ा सुनिएगा मेरे बात हो, जिनका फैमिली बहुत पैसे वाला है और जो अच्छे स्टैंडर्ड में रहता है, वही कास्ट का सेम आदमी अगर कोई उसके घर में आ जाए, मान लीजिए जैसे कि मैं गुप्ता हूँ मान लीजिए एक पल के लिए, हालांकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं ब्राह्मण हूँ कि कोई मुझे ये नहीं बोल दे कि मैं ब्राह्मण हूँ तो घमंडी हूँ, नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं गुप्ता हूँ और मेरा फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा ही फैमिली, मेरा फ्रेंड गुप्ता आता है ना, और बहुत गरीब है,
बहुत गरीब है, बहुत अजीब तरीके से कपड़ा पहनना है, तो हम लोग उसमें भेदभाव करते हैं। आपको पता है ये भी होता है, ये हम लोग उसमें भेदभाव करते हैं। अरे उसको तो यार गंदा से रहता है, उसका फैमिली में मत जाओ। हमारी मम्मी सब कहेंगे यार उसके साथ मत रहो, अच्छे आदमी के साथ रहो, उसके साथ क्या रहते हो, गंदा है, सिगरेट तुक। ऐसे ही ब्राह्मण में भी होता है, अरे वो गरीब आदमी उसके साथ क्या रहते हो यार, अपने में अच्छे से रहो ना यार। क्या अच्छा आदमी लो जो छोटा कास्ट में भी ऊपर में बहुत अच्छा पोस्ट पे है, जो छोटा कास्ट में सबसे अच्छा पोस्ट पे बैठा है, उससे ही दोस्ती करो, उससे कुछ सीखो, है ना। ये सब क्या हमारे घर में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है क्या? कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, ये भेदभाव खत्म होगा शिक्षा में। तो ये कहना गलत है कि बड़े कास्ट जो हैं छोटे कास्ट को नहीं, तो छोटा कास्ट भी बड़ा कास्ट के साथ यही ट्रीट कर रहे हैं ना। अगर बड़ा कास्ट छोटा कास्ट के साथ ट्रीट करते हुए आया है, तो छोटा कास्ट क्या बड़ा कास्ट के साथ ट्रीट नहीं कर रहा है? उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। तो छोटा कास्ट का एक मोटो बन गया है कि बड़े कास्ट को अब नीचे पैर पे लाएंगे और हमारा पैर धोएगा, फिर वो छोटा कास्ट बन जाएगा, हम बड़े कास्ट बन जाएंगे। ये सोच रहा है छोटा कास्ट वाला सब, और छोटा कास्ट वाला सब ये सोच रहा है। तो क्या ये दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो पाएगा? ऐसे में तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जल जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरे बात को आप सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हालांकि शिक्षा से मैं बस बोल रहा हूँ कि ये भेदभाव हट जाए, क्योंकि किसी का जनरेशन टू जनरेशन एक डिपेंड होता है। ये माननीय हमारे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को सोचना चाहिए कि यार शिक्षा में एक ऐसा परिवर्तन लाए, पॉलिटिक्स से रहित कुछ ऐसा परिवर्तन लाए कि वाकई एक कट ऑफ रखा जाए, जिसका हकदार होगा वही लेगा। यहाँ तो भेदभाव कंपटीशन हो रहा है, यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं। जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ, आप सेम बुक, सेम पढ़ाई, सेम गुरु, सब कुछ सेम मिल रहा है आपको। और जब एग्जाम का बात आता है तो छोटा जो कास्ट कम मार्क्स पे उसको हो जाता है, बड़े कास्ट को नहीं होता है, और उसका साल बर्बाद हो जाता है। आप क्यों नहीं ले सकते, आप क्यों नहीं ले सकते? दुख इस बात का नहीं है कि हम ले नहीं सकते, दुख इस बात का है कि ये जो सिस्टम बना है ना, किसने बना दिया ये सिस्टम, किसने किसको हक दिया। और दुख इस बात का भी होता है कि जनरल वाले कुछ बोलते ही नहीं है, जनरल वाले कुछ सुनते ही नहीं है। अगर एकजुट होकर आवाज उठाया जाए, छोटे कास्ट भी अगर सपोर्ट करे, क्योंकि कल को जनरल वाले अगर छोटा कास्ट बन जाएगा, ऐसे में तो जनरल वाला छोटा कास्ट बन जाएगा, तो कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं मार काट खत्म हो जाए, लोग ना यहाँ पे क्या करता है ना, किसी की सरकार बनी, बीजेपी बनी, ये फलाना ढिमकाना सरकार बना, हमारा बच्चा है, हमारा घर है, हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरा जाए बाहर में, उसका जिम्मेदारी हम ठे। अगर हर पुलिस प्रशासन यही सोचने लग जाए कि किसी का रेप हो रहा है तो मेरी तो बेटी सेफ है ना, किसी का घर जल रहा है मेरा घर तो सेफ है ना, अगर हर इंसान यही सोचने लग जाए ना, जो आजकल लोग सोच रहे हैं, तब ये सृष्टि खत्म होने में समय नहीं लगेगा। और ये खत्म तो होगा ही, आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। लेकिन मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के आप लोग से कि इस सिस्टम को रोकिए। ये जो साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में जो इतना भेदभाव होता है ना, इस सिस्टम को रोकिए। आप किसी में तो हिम्मत हो, कोई तो आवाज उठाए भाई कि कट ऑफ एक कर दो पढ़ाई लिखाई में। स्कूल के बोर्ड में क्या देखते नहीं है जनरल वाले? जैसे मेरे को, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मुझे स्कूल में कभी मैथ्स में 55 आता था, कभी 45 आता था, कभी तो फेल ही हो जाता था मैं, कभी आ गया बहुत मुश्किल से 70%। मैं ज्यादा तो तेज हूं नहीं मैथ्स में, कभी आ गया। और वही मेरे से जो छोटा कास्ट का है, जिनके फादर समझिए कि कारपेंटर है, या किसी के फादर समझिए कि मोची थे, मैं अपना बात बता रहा हूं, मैं उसके बच्चे को आता था 95%, 99%। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था ना, तो क्लैपिंग बजता था उसके लिए। तो मैं ये सोचता था कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसका बच्चा मेहनत कर रहा है, ये उसको मिला, वो हकदार है, उसके लिए उसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो भेदभाव नहीं ना था ऐसा, नहीं भैया 95% उसके बच्चे को आएगा, या जनरल वाले को 95% नहीं आया तो वो अगले क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता, वो फेल हो गया, या उसको दिमाग नहीं है, वो आगे लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए ना। मार्क्स के बेसिस पे आप एक, अगर मार्क्स के बेसिस पे किसी का आप दिमाग को देखना ही चाहते हैं, या कंपटीशन को एक बॉर्डर लाइन देना ही चाहते हैं किसी के कंपटीशन को, इफ यू वांट टू गिव अ बॉर्डर लाइन टू फॉर द कंपटीशन, देन यू विल हैव टू अ क्लियर माइंडसेट दैट means we should have to these this marks criteria, it should be applied.
ये अप्लाइड होना चाहिए सबके ऊपर में कि हाँ इतना मार्क्स कट ऑफ होना चाहिए, इतना कट ऑफ में सिर्फ एक कट ऑफ रखिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी का एक कट ऑफ रखिए कंपटीशन का, जो हकदार होगा उसको वो मिलेगा। ये नन क्रीमी लेयर आज बगल के मेरा पड़ोसी लोग भी को मैं देखता हूँ, राशन पानी मिलता है उसको, 5 किलो 10 किलो अनाज फ्री में मुफ्त में राशन मिलता है। ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण हम भी हैं, अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा फैमिली से बिलोंग करना तभी पॉसिबल है, इस माइंडसेट को खत्म करना तभी पॉसिबल है जब ये पढ़ाई लिखाई से कंपटीशन हट जाए। क्योंकि इसी पढ़ाई लिखाई के कंपटीशन के दम पे लोग इंस्पेक्टर बन जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई पोस्ट ऑफिस में हो जाता है, किसी का ईडब्ल्यूएस के दम पे कुछ हो जाता है, ईडब्ल्यूएस के दम पे किसी का कुछ नौकरी मिल गया, तो जो फैमिली उसी का भाई और ममेरा या चचेरा बहन रहता है, आप लोग देखिएगा कि बोलेगा नहीं, मैं उसी की मम्मी आके घर पे बोलेगी आपके पापा मम्मी को, मेरा बेटा तो बन गया, मेरा बेटा तो बन गया, ऐसे मुंह बना के बोलेगी तुम्हारा बेटा है और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा तो बन गया। मजा लेगा फोन लेके, अरे क्या कर रहे हो, एग्जाम निकला कि हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, अंदर से मजा लेता है ये लोग कि हाँ हाँ क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जबकि आपका बेटा बेटी जनरल में आता है क्योंकि आपके फादर साहब या मम्मी या कोई दादा दादी अच्छा पोस्ट पे हैं या अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसका वही फैमिली का मेंबर ईडब्ल्यूएस में आता है, तो यहाँ तो खुद ही फैमिली में डिस्प्यूट हो गया। मतलब कैसा ये सिस्टम बना, आप सोचिए कितना बड़ा मकरा का जाल है ये, कि ये तो भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है, ये तो भेदभाव बढ़ा रहा है। ये आग को पानी डाल के खत्म नहीं किया जा रहा है, इसको तो मतलब ये तो मतलब इसको तो घी डाला जा रहा है, इसमें फायर में एक घी डाला जा रहा है कि बढ़ जाए, और धीरे धीरे आपस में ये इंसान, वो पहले नहीं होता था आदि मानव वाला जमाना, सब जो बंदर से जो हम लोग हमारे एंसेस्टर्स लोग जो थे, उनसे प्रजाति से जन्म लिए हम लोग, तो एक दूसरे को ही मार के खा जाते थे। वो केकड़ा होता है ना, हमारे में कहावत है, अपने कुछ मेरी मम्मी बोलती हैं कि अपने केकड़ा अपने खाऊं, मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं कि केकड़ा का जो बच्चा होता है ना, जन्म बच्चा लेता है तो अपने ही उसको खा जाता है। ये तो अपने ही फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है कि आपके बच्चे ईडब्ल्यूएस में है, किसी का बच्चे जनरल में है, दोनों भाई बहन है, ममेरा फुफेरा चचेरा, उसका ईडब्ल्यूएस वाले का हो गया, जनरल वाले का नहीं हुआ, हालांकि दोनों का सेम मार्क्स आता था। और फिर उसकी मम्मी पापा आके आपके मम्मी पापा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम्हारा बेटा पढ़ने लायक नहीं है, तुम्हारी बेटी कुछ निकम्मा है, निकम्मी है, कुछ नहीं करने वाला। अब माँ बाप को धक्का आता है, प्रॉब्लम हो जाता है शरीर का, दिमाग से। माँ बाप को ये चीज समझना चाहिए। हम लोग इतना लेक्चर सुनते हैं, महान दिव्यकृति सर का, विकास दिव्यकृति का, अवध ओझा जी सर का, और ना जाने कितना लोग लेक्चर तो सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकालते हैं, बोलते कौन करेगा। हमारे सिस्टम में तो जनरल वाले भी बैठे हुए हैं, जनरल वाले सोचते हैं कि कौन, हमको तो मिल गया यार, बड़ा मेहनत करके आए हैं। छोटे कास्ट को बोलेंगे कि तुमको तो है। और जनरल वाले जब मेहनत करके जाते हैं तो बोलते ही हैं छोटे कास्ट को। कोई एक इंस्पेक्टर है, दूसरे इंस्पेक्टर को बोलेगा यार तू तो रिजर्वेशन पे आया, तू क्या ज्ञान दे रहा है मेरे को, तू क्या मेरे को बता रहा है, चल भाग यहाँ से। सर्विस में भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, बताइए। मैं तो देखा हूँ, लाइव बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली में लगभग लोग सरकारी नौकरी में है। मैं आपको मजा बता रहा हूँ आने वाले समय में क्या होने वाला है। आगे वाला समय में लोग मार काट करने लगा। अच्छा है भैया, मैं पंडित हूँ, पंडिताई कर रहा हूँ अपना, कैसे भी जीवन जो कर रहा तो हो ही जाएगा, भीख मांग के भी हो ही जाएगा मेरा। भीख मांगने आप लोग यही चाहते हैं ना, जनरल वाला सब भिखारी बन जाए, भीख मांगे, तो भीख ही मांगूंगा मैं। बोलूंगा अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, बहुत गरीब हूँ रे बाबा, दे दे रे बाबा, ए बाबा दे दे रे। 5-5 रुपये मांगूंगा मैं, ब्राह्मण बाबा दे दे रे, तो मुझे लात मारेगा लोग। ले, ऐसे करके लोग मुझे, छोटा कास्ट वाला जो बन जाएगा ना, तो मुझे ट्रेन में बोलेगा ले 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 भिखारी, ले पैसा ले। मैं बोलूंगा थैंक यू बाबा, रे बाबा थैंक यू। मुझे तो ये दुनिया दिख रहा है, जनरल वाल होगा क्या होगा, मैं अपना ठीक हूँ भैया। मैं अगर यही ठीक, आप लोग यही करना चाहते हो तो कीजिए ना। और फिर जिस दोस्त के साथ में, अरे तुम तो ओबीसी हो, लोग सोचता है कि हम क्या कर सकते हैं। अरे भैया बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि जस बलम तस, लोग कहता है। ध्रुव राठी का वीडियो देखेंगे, तो फलाना चिलाना का वीडियो देखेंगे, दुनिया भर का यूट्यूब पे पीछे से बैकग्राउंड लगा। मेरा बैकग्राउंड देखिए ना, मेरा बैकग्राउंड फुल पत्ती नेचर का है, कोई एडिटिंग नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। पढ़ाई करूँ कि एडिटिंग करूँ, दुनियादारी में काम करूँ, सीखूं। जीवन क्षण भर का है, आज जिंदा हूं अभी मर जाऊंगा, आज जिंदा हूं कल मर जाऊंगा, आज जिंदा हूं कब मर जाऊंगा क्या पता, लेकिन कम से कम अच्छा सोच तो दे के जाऊं। लोग कहता है
पहले हमारी हमारी मम्मी का, मेरी मम्मी तो एडवोकेट है, पढ़ती है वो, और बोलती भी है, मुझे भी शिक्षा देती है। जो बेटा मुझे बोलती है, बेटा पहले जब किसी का माँ का बेटा होता था ना, तो लोग बोलता था सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, समाज का बेटा है। एक बेटा समाज का बेटा है, एक बेटी समाज की बेटी हुई, एक बेटा सब समाज का, सब माओं का हेल्प करेगा। आजकल मेरा बेटा है, मेरा चुन्नू मुन्नू मेरा ही है, उसके बेटे से क्यों दोस्ती करते हो, तो आवारा है, लुच्चा है, तुम अपना घर बना लो। वो बहुत घमंडी था, हम लोग अब गरीबी से उठ गए हैं, हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, मेरा बेटा इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि बहुत ऊपर उठ गया, अब हम घमंडी हो गए। हम पहले इतने थे, ऐसे पतले थे, अब हम अपनी गरीबी को पैसों से मिटाएंगे, खा खा के मिटाएंगे, खा खा के मिटाएंगे, खा खा के मिटाएंगे, घूस खा खा के मिटाएंगे। ऐसे ही अमीर के और जो हम लोग को बहुत गरीब थे ना, हम लोग बेटा, हम लोग बहुत गरीब थे ना, तो हम लोग जो है उसे अमीर को, या उस हम लोग तो अब बड़े आदमी बन गए, हम लोग तो लॉर्ड साहब बन गए। वो बोलते हैं ना एक गाना था, साला मैं तो साहब बन गया, अब तो मैं गरीब से उठ गया, तो अब गरीब से उठ गया तो गरीब की मैं मार लूंगा, अब गरीब की मैं ले लूंगा, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो जनरल वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा ममेरा भाई क्यों ना हो, फुफेरा भाई क्यों ना हो, उसका तो मैं ले लूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरा तो हो गया ना। ये सोच मुझे लग रहा है कि रिश्ता खराब कर रहा है, समाज खराब कर रहा है, और ये सोच आने वाले समय में बर्बाद कर देगा। ऐसा बर्बाद करेगा, टेक्नोलॉजी तो बर्बाद करेगा ही करेगा। दूसरे वाले देश लोग जो हैं, ओशो रजनीश जी जो बोलते थे ना, ऐसे गलत नहीं बोलते थे। दूसरे देश ऐसी लूट के ले, पहले भी लूट के ले गया, और अभी भी अपना ही देश अपना लूट के दूसरे को देगा। ये सिस्टम नहीं खत्म होगा। इसलिए कौन आवाज उठाएगा? आवाज हम जैसे बच्चे उठाएंगे, हम जैसे इंसान उठाएंगे। समझे? सोचिए मेरे बातों को। यदि कास्ट सिस्टम नहीं खत्म करना है, तो फिर हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। जैसे चलते हुए आ रहा है, चलते रहने दीजिए। फिर हम लोग को भी कोई परवाह नहीं है। उम्मीद मत कीजिएगा कि आईपीएस हो तो सैल्यूट मारो। एक एक पुलिस स्टेशन में था, समझे, मैं अपना बता रहा हूँ, ये दरभंगा का पुलिस स्टेशन में काम वाम नहीं करता है। अरे तुम कौन है रे, मुझे बोल रहा था ऐसे ही, तुम कौन है रे, तो उसका नेम प्लेट लिखा हुआ था कुछ पासवान वासवान करके था। तो मैं उसको देखते ही रह गया। मन में मेरे को ये आया कि आया होगा घूस खोर के, पासवान है, बोलने का ना तमीज है ना कुछ है। अगर वही अच्छा होता तो मेरा बात सुनता, बताता। ये जो बोलता है कि हमको जबरदस्ती किसी से आप रिस्पेक्ट ले सकते हैं, आप किसी से जबरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं ले सकते हैं। आप कभी किसी से जबरदस्ती इज्जत नहीं ले पाएंगे, नहीं ले सकते हैं आप किसी के अंदर में कितना आप डर पैदा कीजिएगा। मौत से बढ़कर कोई डर होता है? हाँ, मर जाएगा लोग फिर जी जाएगा, एक हद तक डर खत्म हो जाएगी। लोग क्यों डरेगा भाई, क्यों डरेगा? मतलब आपसे क्यों डरेगा? जिस भगवान ने हमें बनाया वही भगवान हमें खत्म करेंगे। लोग तो इंसान से क्यों डरे भाई, क्यों डरे? मुझे बताइए ना। छोटा कास्ट के बारे में कुछ बोलो, नहीं तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि आप लोग कास्ट सिस्टम का खत्म करने का बात करते हैं। आप लोग कास्ट सिस्टम खत्म करने का बात नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम बड़े बन जाएं और बड़ा वाला छोटा हो जाए। ऐसे खत्म नहीं होगा, ये तो फिर रिवर्स साइकिल चलेगा। तो सुनिए, समझिए बातों को। और शिक्षा किसी का एक का थोड़ी ना है। बी आर अम्बेडकर जी महान बन गए, शिक्षा के दम पे बने ना। तो ये सब सोचना चाहिए भैया आप लोग को। पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, अपना पैसा, अपना बेटी, अपना कन्या बेटी का दर्जा, दूसरी की बेटी तो रेप कर दो, दूसरी की बेटी है तो आहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। लोग मैस्टरबेशन पे बात करेंगे, लोग फलाना हाउ टू अर्न मनी पे बात करेंगे, मुकेश अंबानी जी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं। अरे भैया, तुम अपना चैनल का पॉडकास्ट बनाने का लाइव बना रहे हो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो ना। तुम क्या जागरूकता फैला रहे हो? पैसा कमाने के लिए तुम भी बोल रहे हो। तुम क्या किसी इंसान के दिमाग में बस सक रहे हो? तुम क्या यूट्यूब का सही फायदा उठा पा रहे हो? तुम क्या इंसान के दिल में बैठ पा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो वो देखो ना भैया। तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो? तुम उस लेवल को, समाज में लोग बोलता है बदलाव चाहिए, बदलाव कैसे आएगा? बदलाव क्या पैसा कमाने से बदलाव आएगा? आप इंडस्ट्री बना दीजिए, फैसिलिटी बना दीजिए, बदलाव आएगा? आज ब्राह्मण का जो बच्चा सब होता है, इतना दुर्दशा हो गया है। आप देखिए, ब्राह्मण का बच्चा, मतलब सरकारी नौकरी मिलना चाहिए तो वो लेटरिन साफ करने वाला भी जॉब ले रहा है। अब जाके देखिए ना, क्योंकि गरीब था ना, और उसका ही फैमिली मेंबर वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे बन गया,
तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे बन गया तो उसको तो कुछ चाहिए ना भैया बोलने के लिए माँ बाप को। तो नहीं नहीं हम तो लेटरिन भी साफ करेंगे, जबकि क्यों करे भाई लेटरिन साफ, अशुद्ध ही लेटरिन साफ क्यों करे। बात तो वो भी है, एक वैकेंसी निकाला जाए लेटरिन साफ करने वाला, साफ सफाई करने वाला। अब वो नहीं कोई करेगा तो कौन करेगा? क्या अपने घर में हम लोग बाथरूम साफ नहीं करते हैं? इतना अमीर है कि हम लोग बुलाते हैं आओ भैया। क्या हम लोग जब लेटरिन करते हैं तो हाथ से नहीं धोते हैं? वो धोने वाला को भी पीछे से बुलाते हैं, आओ धो दो, इतना पैसा 10 करोड़ देंगे अपना गांड को धुलवाने के लिए, अपना पिछवाड़ा को धुलवाने के लिए। हाँ, बात सोचिए थोड़ा सा। क्या हम लोग अपने ही साथ ऐसा मतलब बेवकूफ नहीं बना रहे हैं क्या? ये सब सोचिए बात को, ठीक है। एक जो चीज जिस चीज के लिए जरूरी है वो चीज हो। अभी कंपटीशन में अभी सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपटीशन में कट ऑफ एक रखना चाहिए, ताकि भेदभाव एक हद तक लगभग खत्म हो जाएगा। ऑफिस में ये नहीं वो लोग बोलेगा आपको यार तुम तो रिजर्वेशन पे आए हो ना, या ये नहीं सोचेगा, हालांकि मुंह पे नहीं बोलता है कोई, लेकिन अंदर ही अंदर तो रहता है ना। वो अंदर अंदर वाला दिल को खत्म कीजिए ना, ऊपर ऊपर वाला दोस्ती रख के क्या होगा? अंदर वाला चीज खत्म कीजिए। अंदर वाला चीज खत्म होगा तभी होगा। मुस्लिम है कोई, मुस्लिम भाई बहन है, नहीं 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 मुस्लिम का हाथ का नहीं खाना चाहिए, वो तो थूक फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। जहां साफ सुथरा है, जहां जिसका घर, अब शाहरुख खान है, सलमान खान है, मुस्लिम है, पठान मुस्लिम है, उसके घर का जो क्राइटेरिया होगा वो तो एक ब्राह्मण के फैमिली का भी अच्छा नहीं होगा। इतना साफ सुथरा रखता है कि नहीं रखता है? तो लोग क्या उसके घर का नहीं खाएगा? हाँ, अरे आपको अपना माइंडसेट समझना चाहिए कि हाँ साफ सुथरा है तो खाइए, अच्छे हाथ से बना रहा है तो खाइए, हाइजीनिक है तो खाइए, नॉन हाइजीनिक है तो मत खाइए। सिंपल सा बात है। लोग यहाँ पे ये भी गलत मायने में लोग ले लेता है कि ब्राह्मण है या अपर कास्ट का है तो छोटे कास्ट को दूसरे प्लेट में देता है। ये भी तो हो सकता है, जो ऐसा सोच फैला रहा है ये भी तो हो सकता है भैया। आप जरा सोचिए, जब आप लोग माँ बाप के साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो एक प्लेट अपने पापा को मिला, एक प्लेट आपके बहन को मिला, एक प्लेट जो फैमिली मेंबर्स को मिला, तो सबको अलग अलग प्लेट में खाना मिलता है। यही अगर अपने आप पापा मम्मी को बोलिएगा कि नहीं मम्मी तुम तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो, पापा को अलग प्लेट दी, मम्मी को अलग प्लेट दी, मुझे अलग प्लेट दी, भेदभाव हो गया सबको, तब तो क्या सब एक ही प्लेट में खाना खाए? ऐसे ही लोग जब कोई घर में आता है तो लोग उसको अलग गिलास देता है, अलग प्लेट देता है। तो उसको ना लोग ऐसा सिस्टम बना लिया है कि नहीं मुस्लिम आया, क्रिश्चियन आया, कोई जॉन लेवर आ गया घर में काम करने, उसको अलग प्लेट देता है, अलग कप देता है। अपना कप नहीं, अपना कप क्या होता है भैया? घर में जो चीज हमारा है, जो घर में बर्तन है, जो घर में ग्लास है, वो अपना है। इसके ऊपर बहुत मूवी बन गया। अब जैसे कि कोई जॉन लेवर आ गया, कोई मुस्लिम आ गया, तो हर दिन में एक फलाने के घर में जाता था, तो एक जो दाई थी मालकिन, वो हमको एक ही गिलास में चाय देती थी, खुद अलग अलग पीती थी, एक ही गिलास में। अरे हाइजीनिक के कारण भी लोग करता है। वही मालकिन जब अपने ही घर में जाती है, मैं रियल बता रहा हूँ, जब अपने घर में जाती है तो उसकी ही माँ उसको अलग ग्लास में देती है। जैसे मेरी बहन है तो मेरी मम्मी मेरी बहन को स्टील वाला ग्लास में देती है, और मैं शीशा में, ग्लास वाले शीशे में पानी पीना या जूस पीना पसंद करता हूँ, तो ग्लास वाले में पीता हूँ। मेरे पापा जो है, मेरे जो डैडी जी हैं, वो चांदी वाले या कभी वो ब्रॉन्ज का जो आता है जिसको फूल का वो बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज का जो आता है उसमें पीना पसंद करते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे हम तीनों में मैं अगर सोचूं नहीं नहीं मेरी मम्मी जो है, मेरी बहन को स्टील का ग्लास दे दी, रोज रोज स्टील का एक अरे भैया पसंद है, वो उसका ही है, हाइजीनिक है, मैं इसी में खाता हूँ। सही बात है, मैं इसी में खाना खाता हूँ, हाइजीनिक है, मुझे अपने पसंद है, मैं खाता हूँ। पसंद का बात, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का बात थोड़ी ना हो गया, इसमें भेदभाव का बात थोड़ी ना हो गया। ये तो सोच ही गलत है, सोचना ही गलत है। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपको पढ़ाई लिखाई में। अब पढ़ाई लिखाई की वजह से मिल रहा है आपको पोस्ट, और उस पोस्ट की वजह से आप चला रहे हैं देश दुनिया, कंपनी में काम कर रहे हैं, समझे। डिस्क्रिमिनेशन इस छोटा मोटा चीज में नहीं हो रहा है, आपका मन भटकाया जा रहा है कि आप लोग उस स्तर तक सोच ही नहीं पाए, आवाज उठा ही नहीं पाए, और खासकर जनरल वाला सब मन बुद्धि हो गया सब। सोचिए अपना। दूसरा वीडियो में अब दिखाऊंगा, उसमें क्या बोलता है वो भी मैं बताऊंगा।